वेरी गुड मॉर्निंग। लास्ट जो चैप्टर चल रहा था हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के अंदर हमने एनसीईआरटी, सीबीएसई और उसके फाउंडेशंस मतलब नीट और मेन के लिए मैंने उसमें A to Z प्रॉब्लम्स करवाई है। उसमें हमने कंपटीशन के लिए भी अपने चैनल पे छोड़ा है और इस टॉपिक के लिए भी, ताकि आप सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम के लिए भी तैयार हो सके और नीट एग्ज़ाम के लिए भी तैयार हो सके। तो उन सभी को करते हुए अब हम अपना एक नया टॉपिक लेके आए हैं, कैपेसिटर, जिसे आप कंडेंसर भी कह सकते हैं, जिसे आप कंडक्टर भी कह सकते हैं। अब आप अपने एक बार माइंड में रिकॉल कीजिए कि क्या आपने इनमें से कोई वर्ड कॉमन सुना है। ये तो वर्ड बहुत ही कॉमन है और इन गर्मियों के दिनों में तो ये बहुत आपके घर में बदले भी जाएंगे, नए भी लगेंगे। फैन के ऊपर आपने एक छोटा सा सिलेंड्रिकल पार्ट देखा होगा, लाइक दिस। उसमें से दो वायर होती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, कंडेंसर बोलते हैं। तो आज हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं कैपेसिटर। तो इस कैपेसिटर के लिए सबसे पहले हम एक टॉपिक है जिसके बारे में लाइट सा पढ़ लेते हैं, बिहेवियर ऑफ कंडक्टर इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड्स। देखिए, इस चीज़ को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इस टॉपिक को हमने कंडक्टर की प्रॉपर्टी के अंदर एक लेक्चर डाला हुआ है, लगभग वो 1 घंटे का है, आप उसको रिवाइज भी कर सकते हैं। तो स्पेशल थैंक्स टू माय कलीग एंड माय मोस्ट फेवरेट स्टूडेंट मिस्टर चंदन बागड़ी, हु ऑलवेज स्पॉट टू मी इन दिस वर्क इन गुड डीड, कि ताकि हम आप लोगों को बहुत बेटर एजुकेशन दे सके। ही इज़ ए मिस्टर IITian फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। क्लियर? तो आपको वो बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप उनको भी सपोर्ट करें। ही इज़ नॉट अ गुड स्टूडेंट, ही इज़ अ वेरी गुड स्टूडेंट, ही इज़ अ एक्सीलेंट स्टूडेंट बाय द ओबीडेंसी, बाय द नेचर, बाय द IQ। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी उसको देखें और आप लोगों में उसके जैसे ही कैरेक्टरिस्टिक्स आए। बिहेवियर ऑफ कंडक्टर, सपोज करो कि मेरे पास किसी भी शेप का एक कंडक्टर, क्लियर? तो इस कंडक्टर के अंदर मैंने कहीं पे भी 3 फील्ड लिए, A, B और C। तो इस कंडक्टर के ऊपर जो पोटेंशियल होगा, चाहे वो A का हो, चाहे वो B का हो, चाहे वो C का, वो क्या रहेगा बेटे? सेम रहेगा, सेम पोटेंशियल। बट इलेक्ट्रिक फील्ड उसका क्या रहेगा बेटे? G। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा उसका? G। क्लियर? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, हम इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी करेंगे। फिर अगर मान लो कोई स्फेरिकल कंडक्टर है, लार्ज स्फेरिकल कंडक्टर है, क्लियर? तो मैंने इसके ऊपर सपोज करो कि एक चार्ज Q मेंटेन कर दिया, अंदर एक Q रख दिया, कैविटी के अंदर, इस कैविटी के अंदर Q रख दिया। तो आपको पता है चार्ज कहाँ लाई करता है? सारा का सारा पॉजिटिव, क्लियर? उसके सरफेस के ऊपर सारा का सारा चार्ज आता है। और नेगेटिव चार्ज कहाँ आएगा? उसके अंदर।
और इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर क्या आ जाएगा बेटे, 0। क्लियर? तो ये मेरी बात को ध्यान से आप समझिए। तो यही प्रिंसिपल आपको यूज करना है। कहां पे? आपने देखा होगा कि जब कोई बच्चा या जो आदमी एक कार के अंदर बैठा होता है तो उसको करंट नहीं लगता, बिजली गिरती है तो वो सेफ है बिल्कुल। कारण क्योंकि वो ऐसी एक कैविटी के अंदर है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0। हम एक इसके अंदर डमी वीडियो भी डालेंगे, उस वीडियो को जरूर देखना कि एक कार के अंदर बैठे हुए पर्सन को करंट क्यों नहीं लगता। क्योंकि वो सारा का सारा एक मेटालिक सरफेस है, लाइक दिस। इस मेटालिक सरफेस के ऊपर पूरा चार्ज भरा पड़ा है, अंदर तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है ना, अंदर वो एक कैविटी में। क्योंकि इसका पोटेंशियल क्या हुआ, VA = VB। ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस का काम करेगा और वर्क डन बाय द चार्ज इन इक्विपोटेंशियल सरफेस 0, तो उसे करंट नहीं लगता। क्लियर है? नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा दिस इज पॉजिटिव कंडक्टर, दिस इज नेगेटिव कंडक्टर। क्लियर? इस पॉजिटिव और नेगेटिव कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन क्या है? दिस वन इज ए इलेक्ट्रिक, दिस वन इज ए इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव क्या होती है? पॉजिटिव टू नेगेटिव। सपोज करो कि मेरे पास एक ऐसा कंडक्टर है, रेक्टेंगुलर स्लैब जैसा। क्लियर? दिस वन इज ए कंडक्टर। मैं क्या बताना चाह रहा हूं वो समझना। अब इस कंडक्टर को मैंने उठाया, यहां ले आया, ठीक है। जैसे इस कंडक्टर को मैं यहां लाया तो पॉजिटिव है, नेगेटिव चार्ज यहां पे इंड्यूस होगा बेटे, नेगेटिव है यहां पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा। तो आप क्या देख रहे हो कि जितने नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज हैं उतने ही नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? इंड्यूस इलेक्ट्रिक अपोजिट। तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुआ? 0। तो इनसाइड अ कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज बी 0। इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। अब सपोज करो कि मैंने एक प्रॉब्लम ली कि मेरे पास एक स्फेरिकल कंडक्टर है लाइक दिस। तो मैंने इसमें से एक ए लाइन, एक बी लाइन और एक सी लाइन। क्लियर? अब आपसे ये पूछा जाएगा कि इसमें से कौन सी लाइन बिल्कुल एप्ट है, कौन सी लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड है। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस, दे आर नॉट पासिंग थ्रू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये नहीं हो सकती, ये नहीं हो सकती। तो सी इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, सी इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। नोट कर लीजिए, ये प्रॉब्लम कई बार बोर्ड में आया होगा। ठीक है। अब इसके बाद अगर हम बात करें कि सपोज करो कि मैंने कोई भी कंडक्टर ले लिया, तो आपको ये तो पता ही है भाई, सारा का सारा चार्ज कहाँ लगेगा? सरफेस के। तो नेगेटिव चार्ज
कहाँ आ जाएगा, इनर पार्ट में आ जाएगा। ठीक, अब इसके अंदर से मैं कहूं कि फ्लक्स क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, चार्ज क्या होगा, पोटेंशियल क्या होगा। मतलब एक कंडक्टर के ऊपर मैंने क्या रिसर्च माना है, उसका फ्लक्स कैलकुलेट करना है, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, उसका चार्ज कैलकुलेट करना है। तो आई थिंक आप लोग यहां पे गॉस थ्योरम की तरफ जाएंगे। गॉस थ्योरम क्या बोलता है, E इंटू डी एस इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन। सिग्मा is surface charge density। तो सिग्मा इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्यू बाय, सिग्मा क्या आ जाएगा आपका, क्यू बाय। तो देखिए अभी हम ये चीज प्रूफ कर चुके हैं कि इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। तो E डेल्टा एस का एस, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन। इलेक्ट्रिक फील्ड 0, तो हेंस क्यू आल्सो 0। क्लियर, यहां से क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, सिग्मा इंटू ए। तो आप कुछ भी बना सकते हो। फ्लक्स अगर E 0 है तो फ्लक्स भी क्या आ जाएगा, 0। बट पोटेंशियल इज कांस्टेंट, बट पोटेंशियल इज कांस्टेंट। वो भी देख लो कैसे। अब आप देखिए कि E इक्वल टू माइनस dv अपॉन में dr। E इक्वल टू माइनस dv अपॉन में dr। तो E इक्वल टू माइनस dv अपॉन में dr, इलेक्ट्रिक फील्ड 0, इलेक्ट्रिक फील्ड 0, तो dv अपॉन में dr। तो dv इक्वल टू 0, ये 0 नहीं माना जाएगा, क्या माना जाएगा, कांस्टेंट। हमने पढ़ा कि va इक्वल टू vb, दैट इज कांस्टेंट। ये किसकी तरह बिहेव करेगा, इक्वी पोटेंशियल सरफेस की तरह। कुछ समझ में आ रहा है, क्लियर। अब देखिए ये तो था एक कंडक्टर की बात, क्लियर। अब हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं कैपेसिटर। तो कैपेसिटर के बारे में अगर हम बात करें तो कैपेसिटर आपके पास है। कैपेसिटर को आपने अगर देखा हो तो कुछ ऐसी शेप का होता है, इसमें से 2 वायर। क्लियर। कैपेसिटर एक्चुअली एक शीट और प्लेन शीट से बना हुआ है। गॉस थ्योरम के बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं बेटे। ये एक प्लेन शीट है जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड गॉस थ्योरम में हमने क्या प्रूफ किया हुआ है बेटे, E इक्वल टू सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन। क्लियर। E इक्वल टू सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन। तो कैपेसिटर 2 प्लेट से मिलकर बना होगा। एक प्लेट ये और एक प्लेट ये। अब देखना एक एप्लीकेशन करवाई होगी मैंने गॉस थ्योरम की प्लेन शीट की। प्लेन शीट की एप्लीकेशन में 2 क्वेश्चन कराए थे कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, और इन दोनों के बीच में एक टर्मिनल बन गया तो एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ V। तो V इक्वल टू E इंटू डी या E इंटू आर का मैंने फॉर्मूला पढ़ा है। नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। क्लियर। तो
एक इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने यहाँ बनाया था, एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ बनाया था और एक इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने यहाँ बनाया था। तो इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बना था, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन में कि बिटवीन टू प्लेट्स इलेक्ट्रिक फील्ड इज सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। और एक सिग्मा की वैल्यू क्या बताई हुई है मैंने, क्यू बाय, क्लियर, क्यू बाय। तो बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड टू प्लेट्स, तो सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, तो क्या लिखोगे, क्यू अपॉन में ए एप्सिलॉन नॉट। तो पोटेंशियल डिफरेंस आपका क्या हो जाएगा बेटे, ई इंटू डी, वी इक्वल टू क्या आ जाएगा, ई इंटू डी, ई की वैल्यू। तो ये पोटेंशियल बनता है दो प्लेट्स के बीच में। चलो अब यहां तक मुझे बताने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि लास्ट वाले लेक्चर में मैंने अच्छे से आपको बताया। अब कैपेसिटर की बात सुनो। कैपेसिटर को अगर देखो तो कैपेसिटर क्यों यूज किया जाता है, सबसे पहले हम उसके ऊपर बात करते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कैपेसिटर इन एनी सर्किट, व्हाई वी आर यूज्ड। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि कैपेसिटर कहाँ कहाँ लगा है, मोटर के अंदर, फ्रिज के अंदर, बड़ी बड़ी जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है, माइक्रोस्कोपिक से लेकर मैक्रोस्कोपिक तक आप डिवाइसेस देखेंगे तो सब में ये एक काम करता है, स्टोरेज का। किसका काम करता है, स्टोरेज का। अब ये क्या काम करता है वो देखिए कि हमारे घर में इलेक्ट्रिकल जो अमाउंट आता है वो 5 से 15 एम्पियर का आता है, और कई डिवाइस हमारे घर में चलते हैं 25 से 50 एम्पियर के बीच में। तो 5 से 15 एम्पियर का डिवाइस एकदम 50 एम्पियर का करंट कहाँ से दे देगा, नहीं दे सकता। तो उस टाइम कैपेसिटर क्या करता है कि सर्किट में इतना करंट एक साथ इसको दे देता है सोर्स के अंदर, क्योंकि ये अपने अंदर स्टोर करता है। स्टोर करेगा तो ये करंट एकदम फेंकेगा। अब फेंकता कैसे है देखो, प्रैक्टिकली सोचते हैं। मैंने कहा कि मुझे एक साथ यहाँ पे 100 लीटर पानी फेंकना है। अब क्या करोगे, ट्यूबवेल बड़ा लगा दोगे, मोटर बड़ी कर दोगे, पाइप बड़ी कर दोगे, इट इज इम्पॉसिबल। पर आपका आईक्यू यहाँ पे काम क्या करेगा कि आप एक साथ 100 लीटर पानी के लिए 10 बाल्टियां भर लोगे, जिसमें 10-10 लीटर पानी आएगा, और मैं कहूँगा 1 2 3, आपने क्या करना है, सभी ने फेंक देना। तो वो एक पॉसिबल कंडीशन है जिसके अंदर हम 100 लीटर पानी एक इंस्टेंट पोजीशन पे हम गिरा सकते हैं, क्लियर। तो उसी तरह से ये क्या करता है कि एक हैवी ड्यूटी डिवाइस को चलाने के लिए इंस्टेंट और सडनली जो करंट चाहिए होता है ये उसको प्रोवाइड करता है। उसके बाद इसका सर्किट में कोई फंक्शन नहीं रहता, ये उसके बाद एक कंडक्टर का काम करने लग जाता है। तो देखिए इसकी डेफिनेशन क्या बोलता है, द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच स्टोर द इलेक्ट्रिक एनर्जी, विच स्टोर द इलेक्ट्रिक एनर्जी। याद रखो कि चार्ज हमेशा कंडक्टर के सरफेस पे होता है, इट होल्ड द चार्ज बट स्टोर द इलेक्ट्रिक एनर्जी। कंडक्टर जो होते हैं वो यहाँ पे चार्ज को होल्ड कर लेंगे, और इन दोनों के कारण यहाँ पे वर्क होता है इन दोनों के बीच में। वो वर्क जो होता है वो यहाँ पे एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होती है, स्मॉल स्पेस लार्ज अमाउंट, दैट इज कैपेसिटर, दैट इज कैपेसिटर, क्लियर। तो कैपेसिटर को पढ़ने के बाद आप इसमें एक चीज और पढ़ते हैं, कैपेसिटेंस। क्या पढ़ते हैं, कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस आपको वर्ड बताता है कैपेसिटी, कि एक कैपेसिटर की वो कैपेसिटी, वो एबिलिटी जिसमें वो कितना अमाउंट ऑफ चार्ज को स्टोर कर लेता है। द एबिलिटी और कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर through which it store the electrical energy,
तो इसका मतलब ये किस पे डिपेंड कर गया, क्या कर गया, इन सबको आपने नोट करना। तो इसका मतलब ये क्या हुआ कि जितना हम चार्ज देते जाएंगे Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, उतना ही पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। जैसे कि ये मान लो कि दो कंडक्टर हो गए, पॉजिटिव नेगेटिव, जितना हम चार्ज बढ़ाते जाएंगे उतना ही इन दोनों के बीच में पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। तो Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू CV, वेयर C is capacitance, where C is capacitance। तो C is equal to Q upon में V, C is equal to Q upon में V। Q 1 कूलम, V 1 वोल्ट। तो क्या बन गया, कैपेसिटेंस को हम एक यूनिट से मेजर करते हैं, दैट यूनिट नेम इज SI यूनिट इज फराड। क्या होता है, फराड। SI यूनिट इज फराड। इसको हम तीन साइज में देखते हैं, 1 मिली फराड 10 की पावर -3, 1 माइक्रो फराड 10 की पावर -6, 1 पिको फराड 10 की पावर -12। ओके, तो 1 फराड इज 1 कूलम पर वोल्ट। ठीक है, अब इसका यूनिट बना कूलम। कूलम होता है 1 कूलम, इसको लिख रहा हूं 1 एम्पियर सेकेंड। कैसे बनाया, I इक्वल टू Q बाय T, Q हो गया I इंटू T एम्पियर सेकेंड। V 1 वोल्ट, 1 वोल्ट, तो V इक्वल टू होता है बेटे W अपॉन में, सॉरी W इक्वल टू होता है V इंटू Q। V इक्वल टू होता है पोटेंशियल, वर्क डन बाय द चार्ज, बाय द चार्ज। V इक्वल टू W अपॉन में Q। तो क्या आ जाएगा, जूल पर कूलम। 1 कूलम, कूलम ऊपर चला जाएगा और 1 कूलम की वैल्यू ये है, तो ये हो जाएगा स्क्वायर इनटू जूल। क्लियर। अब हम इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बनाने जा रहे हैं, तो ये बन जाएगा बेटे 1 एम्पियर सेकेंड और 1 जूल होता है 1 न्यूटन मीटर के बराबर। तो इसका स्क्वायर AT का स्क्वायर न्यूटन के लिए m1 L1 T-2 मीटर के लिए L। क्या आ जाएगा, ऊपर चले जाए m-1 L2 T-2 और T+2, T की 4 A1। ये 1 फराड का क्या जाएगा बेटे, डायमेंशनल फॉर्मूला। नोट कर लीजिए बेटे, अच्छे से नोट करिए समझ के। नोट करने के बाद अब हम पढ़ेंगे कैपेसिटेंस की प्रॉपर्टी क्या है। नोट कर लिया,
द कैपेसिटेंस डिपेंड्स ऑन द फैक्टर। किन किन बातों पे ये कैपेसिटेंस डिपेंड करता है? सबसे पहले देखो कि कैपेसिटेंस डिपेंड करता है शेप एंड साइज ऑफ द कंडक्टर। शेप एंड साइज ऑफ द कंडक्टर। सेकंड, नेचर ऑफ द सराउंडिंग। नेचर ऑफ द सराउंडिंग जिसे आप क्या कह सकते हो? परमिटिविटी। नेचर ऑफ द सराउंडिंग दैट इज परमिटिविटी। एंड थर्ड, द डिस्टेंस बिटवीन द कंडक्टर्स। ये इन चीजों के ऊपर एक कैपेसिटर की कैपेसिटेंस क्या करती है बेटे? डिपेंड करती है। याद रखना कि 1 फराड इज वेरी large unit. 1 farad is very large unit. अब हम कर रहे हैं कैपेसिटर के बाद एक कैपेसिटेंस ऑफ an isolated spherical conductor. Isolated spherical conductor. क्लियर? कि कंसीडर, आप लोग बेटे जब नोट्स बनाते हैं तो इसकी डिस्क्रिप्शन जरूर लिखा करो जैसे जैसे मैं बोलता हूं। कंसीडर अ स्फेरिकल कंडक्टर of radius r. The charge contained by the spherical conductor on the surface. Clear? Due to this center, the potential of this conductor is Q upon में K Q upon में R, where K is 1 by 4 pi epsilon naught. 1 by 4 pi epsilon naught. तो अब देखिए, we wish to determine the capacitance of spherical conductor. So C is equal to Q by V. V की वैल्यू हमारे पास क्या है? K Q अपॉन में कैंसिल। तो C क्या आ गया? 1 by 4 पाई एप्सिलॉन नॉट पलट जाएगा इनटू एक स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटेंस इतनी आ गई। क्लियर है? चलिए, अब आपके दिमाग में एक चीज आनी चाहिए कि भाई स्फेरिकल कंडक्टर है कहाँ? आपके नोटिस में कौन सा स्फेरिकल कंडक्टर है? आपके नोटिस में एक अर्थ एक स्फेरिकल कंडक्टर की तरह बिहेव करता है, तो उसका रेडियस कितना हो? 6400 किलोमीटर।
ठीक, तो अब आपका मानने की बात है कि अर्थ का कैपेसिटेंस कितना हुआ। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 9 इंटू 10 की पावर 9 नीचे चला जाएगा, ठीक है। R 6400 किलोमीटर को मीटर में बना लो 10 की पावर 3। जब आप इसको सॉल्व करते हैं इतना कैपेसिटर, तो पूछने वाला एक क्वेश्चन कर देता है कि हमारा अर्थ इतना बड़ा कैपेसिटर है और उसकी कैपेसिटेंस बस इतनी सी, ऐसा क्यों है? ये नोट करिए, फिर बताता हूं ऐसा क्यों। क्योंकि अर्थ इतना बड़ा होने के बाद उसकी कैपेसिटेंस कम क्यों है? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, दिमाग में आता है, कई बार नहीं भी आता। आपके दिमाग में नहीं आया तो अब मैंने ला दिया कि अर्थ इतना बड़ा है भाई, इतना बड़ा अर्थ जिसका 6400 किलोमीटर है, उसका कैपेसिटेंस इतना कम क्यों? देखिए, कितना था अर्थ का कैपेसिटेंस? बना 711 माइक्रोफैराड। ओके, एनसीईआरटी में दिया हुआ है बहुत अच्छे से। देखो, अगर स्फेरिकल है बेटे तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से बाहर की ओर डिस्ट्रीब्यूटेड, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से बाहर की ओर फैला हुआ है। इसका मतलब इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को हम अगर इन्फिनिटी पे चेक करें तो पता ही नहीं लगेगा कि इसकी एनर्जी है कितनी। क्लियर? और दूसरी बात, इसे मैंने कहा कि आइसोलेटेड, तो आइसोलेटेड का मतलब क्या हुआ कि इसके पास और कोई कंडक्टर नहीं हो सकता, ना तो ये अपना चार्ज दे सकता, ना ही ये अपना चार्ज ले सकता, तो इसका पोटेंशियल भी क्या रह जाएगा? कांस्टेंट। तो आप समझो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इसका क्या हो जाएगा? बहुत ही कम, ना के बराबर। इसलिए हम अर्थ को कैपेसिटेंस के लिए यूज नहीं करते, तो हम हमेशा इसकी कैपेसिटेंस को क्या मानते हैं? इनफाइनाइट। क्या मानते हैं? प्रैक्टिकल पर्पस पे क्या मानते हैं? कैपेसिटेंस क्या मानते हैं? इनफाइनाइट मानते हैं। ठीक है जी। इसके बाद टाइप्स ऑफ कैपेसिटर, टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। हमारे पास 3 तरह के कैपेसिटर। वन इज स्फेरिकल, जैसा कि अभी पढ़ाई दिया मैंने। नंबर 2 सिलेंड्रिकल, नंबर 3 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। नंबर 3 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये दोनों हमारे सिलेबस में नहीं है, पर इसके बारे में मैं बता चुका हूं, इसको मैं नीट वाले भी सेक्शन में बताऊंगा। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में हम पढ़ना शुरू करते हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। देखिए, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, the arrangement of capacitor, the arrangement of two conductors plate in parallel at some certain distance is called parallel plate capacitor।
कैपेसिटर। क्लियर कि भी दो पैरेलल प्लेट्स हैं लाइक दिस, ये देखिए इस तरह से एक प्लेट हो गई ए, दो प्लेट्स हो गई, एक प्लेट पॉजिटिव एक प्लेट नेगेटिव। इन दोनों के बीच में सर्टेन डिस्टेंस कितना दे दिया बेटे, डी। तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, पोटेंशियल डिफरेंस क्या बन गया बेटे, ई इंटू डी। इलेक्ट्रिक फील्ड दो पैरेलल प्लेट के बीच में हम प्रूव कर चुके हैं, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। बेटे इस ड्राइव को जरूर जाके देख लेना, गॉस थ्योरम की सेकंड एप्लीकेशन प्लेन शीट की। क्लियर, बहुत अच्छे से मैंने करवाई हुई है। ये हुआ बेटे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए आपसे पूछा जाता है प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, देखिए सबसे पहला स्टेप नंबर 1 आपको क्या करना, अरेंज टू प्लेट्स ए बी। नंबर 1 the two plates A and B arrange at certain distance, where one plate is positive charge and other is uncharged, तो एक पॉजिटिव हुआ और एक अनचार्ज नेगेटिव पॉजिटिव। क्लियर। सेकेंड स्टेप में मैंने क्या किया, सेकेंड स्टेप में इस प्लेट को ए प्लेट और बी प्लेट को मैंने अर्थ कर दिया। क्या कर दिया, अर्थ। द प्लेट बी becomes अर्थ। क्या हो गया, ये अर्थ हो गया। अर्थ होते ही आप क्या चेक करोगे कि इसके ऊपर इस साइड देखो ऊपर प्लस है, तो नेगेटिव चार्ज हीट ट्रांसफर करता है, करंट ऊपर की ओर आएगा। क्लियर। द प्लेट बी बिकम्स अर्थ and negative charge moves from earth to plate, earth to plate। ठीक है जी। थर्ड स्टेप में हम क्या पढ़ रहे हैं, A and B. This is become totally positive and this become totally negative. The plates A and B maintain a potential difference at
डिस्टेंस d, at distance इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये तो v इक्वल टू क्या बन गया बेटे E इंटू d। क्लियर? द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन two plates is E sigma upon V epsilon। The surface charge density is sigma minus sigma। क्लियर? नोट कर लो बेटा। जब से मिले नैना देखिए अब आता है कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कि देखो आपके पास ये दो पैरेलल प्लेट्स हैं ए बी, सिग्मा माइनस सिग्मा, क्योंकि इसका चार्ज पॉजिटिव हो गया, इसका चार्ज नेगेटिव हो गया। क्लियर? इसका पॉजिटिव और इसका नेगेटिव, दोनों के बीच में डिस्टेंस d। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन a से b की। E हुआ सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा इज इक्वल टू q बाय। तो क्या लिखेंगे आप? कंसीडर टू प्लेट्स A and B placed at certain distance d। Clear? The potential difference between two plates is V is equal to E into D। Clear? Where E सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन, सिग्मा Q बाय E क्या बना? Q बाय A एप्सिलॉन। क्लियर? तो देयरफॉर V क्या बन गया? Q D A epsilon। We know that C is equal to क्या होता है? Q by B। Q V की वैल्यू क्या है? Q D A epsilon। Q से Q क्या? तो C हमारा क्या है? A epsilon नॉट अपॉन B। तो एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A मतलब एरिया ऑफ प्लेट्स, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी एंड D distance between two plates। क्लियर? नोट करो, शाबाश। बहुत गर्मी है और इस गर्मी में हम लोग आप लोगों को पढ़ा रहे हैं
और आप लोग पढ़ते नहीं हो यार, ये गलत है। अब एक न्यूमेरिकल कर रहे हैं, स्टेटमेंट मैं आपको बोलूंगा और आप लोग नोट करेंगे स्टेटमेंट। स्टेटमेंट है 27 स्फेरिकल ड्रॉप्स, 27 spherical drops of radius 3 mm, of radius इस तरह से 27 ड्रॉप्स हैं, क्लियर, ऑफ 3 mm, रेडियस कितना है 3 mm, and carrying charge 10 की पावर -12 कूलम are combined to form a single drop। इनको एक सिंगल ड्रॉप में बदला जाता है जिसका रेडियस r, ठीक। सिंगल ड्रॉप, फाइंड द कैपेसिटेंस एंड पोटेंशियल ऑफ द बिगर ड्रॉप, मतलब इसका C और B मतलब आपको कैलकुलेट करना है। सोचिए कि 27 ड्रॉप है, इन 27 का ड्रॉप का मिलाकर ये बनाया, तो इसका मतलब इन सभी का वॉल्यूम इसके वॉल्यूम के बराबर होगा। वॉल्यूम ऑफ big drop equal to volume of small drop, ठीक, 4/3 pi r cube, 27 4/3 pi r cube, क्लियर। आर क्यूब 3r की पावर क्यूब, तो r की वैल्यू कितनी आ गई 3r आ गई, हाँ जी, r की वैल्यू कितनी आ गई 3r। तो कैपेसिटेंस क्या यार, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है C 4πε0 इंटू r, ठीक है। तो एक r 3 mm का है, तो 3 × 10 की पावर -3 मीटर हो गया। तो देखिए 1 9 × 10 की पावर 9 r हो गया, 9 × 10 की पावर -3 मीटर, 9 से 9 गया, तो अपने पास कितना आ गया 10 की पावर -12 फराड, जिसे आप पिको फराड, बड़ा ही यूज होने वाला कैपेसिटेंस। नेक्स्ट उसने कहा चार्ज, क्या कहा चार्ज। पोटेंशियल निकालना है तो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है Q इंटू 27, कितने थे 27 ड्रॉप्स हैं, तो एक ड्रॉप की चार्ज कितना है 10 की पावर -12 फराड। तो V इक्वल टू क्या होता है KQ/R, 1/4πε0 की वैल्यू हो गई 9 × 10 की पावर 9, और 9 इसका R कर लो, Q 27 × 10 की पावर -12, और इस R की वैल्यू हो गई आपके पास 9 × 10 की पावर -3, 9 से 9 गया, तो आपके पास आ गया 27 × 10 की पावर 9 -12
+3, तो V इज टू 27 वोल्ट आ रहा है। सही आंसर। ठीक है, नोट करो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आया हुआ है। देखिए, एक चीज मैं बीच में स्किप कर गया, वो बता देता हूं। कैपेसिटर का सिंबल ऑफ कैपेसिटर, सिंबल ऑफ कैपेसिटर। फिक्स्ड कैपेसिटेंस, ये बड़े छोटे नहीं होने चाहिए बेटे, अगर बड़े छोटे हो गए तो ये सेल बन जाएगा। एक इस तरह से भी होता है, वेरिएबल कैपेसिटेंस। एक टॉपिक आप गूगल से देख के करेंगे, मैंने आपको चैप्टर के शुरू में बताया, फंक्शन ऑफ कैपेसिटर। फंक्शन ऑफ कैपेसिटर क्या काम करता है? एसी को डीसी में बदलता है, डीसी को एसी में बदलता है। क्या करता है? एसी करंट को ये डीसी में बदलने के काम करता है। और जितने भी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है उसमें करंट को स्टेडी फ्लो में लाने के लिए किया जाता है, कि करंट के अप डाउन को रोकने के लिए इसको लगाया जाता है। बाकी गूगल से आप देखना इसको। एक और कॉन्सेप्ट बता देता हूं, एसी करंट के अंदर फ्रीक्वेंसी नॉट इक्वल टू 0, डीसी करंट के अंदर फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 0, क्योंकि ये करंट कैसे चलता है? अप एंड डाउन। और डीसी करंट कैसे चलता है? ऐसे। इसको देने वाले सोर्सेस बैटरी, सेल, ठीक है। द कैपेसिटर, याद रखना ये चीज बेटा, द कैपेसिटर डज नॉट अलो द फ्लो ऑफ डीसी करंट। कैपेसिटर किसी सर्किट में लगा हो तो वो अपने में से डीसी करंट को पास नहीं होने देता। क्यों नहीं होने देता? Xc इक्वल टू 1 अपॉन में ओमेगा सी। द अपोजिंग ऑफ करंट, अपोजिंग ऑफ करंट बाय कैपेसिटर is called reactance, is called reactance। तो Xc यहाँ पे क्या कहलाता है बेटे? रिएक्टेंस। इट इज जस्ट लाइक अ रेजिस्टेंस, जस्ट लाइक अ रेजिस्टेंस। तो Xc इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटे? 1 अपॉन में ओमेगा सी। ओमेगा होता है 2 पाई न्यू सी, तो 2 पाई न्यू इंटू सी। 2 पाई न्यू की वैल्यू 0 इन सी इन डीसी करंट, इन डीसी। क्लियर? तो Xc की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 अपॉन में 0, समथिंग अपॉन में 0, दैट इज इनफाइनाइट। तो आप समझ सकते हो कि किसी सर्किट के अंदर अगर कैपेसिटर लगा है तो इधर से करंट आ रहा है, वो भी डीसी, तो इसमें फ्रीक्वेंसी तो है नहीं, तो ये इसका रिएक्टेंस क्या हो जाएगा? बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो इसे आप क्या कहते हैं? रिएक्टेंस। ये बात याद रखना, ये नीट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नोट कर लो अच्छे से।